हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं सभी डियर स्टूडेंट्स का आपकी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही के अंदर जो वैकेंसी जारी होने वाली है सेकंड ग्रेड के अंदर साइंस का जो सेकंड पेपर है उसके अंदर जो आज हम जो बायोलॉजी का जो सेक्शन है दोस्तों उसका हम पहला वीडियो फर्स्ट वीडियो हम बेसिक से कवर करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है सेल। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई भी बायोलॉजी का सेक्शन उठाते हैं तो उसमें सबसे पहली बेसिक चीज होती है सेल। और काफी बच्चों के पास मेरे पास इतनी क्वेरीज आ रखी थी कि सर कब से आप ये बैच स्टार्ट करने जा रहे हो। तो दोस्तों ये बैच आपका बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। ये आपकी फर्स्ट डेमो वीडियो रहेगी, ऐसे ही कंटिन्यू सारी क्लासेस आपको मिलेगी। जो बच्चा बिल्कुल इंटरेस्टेड हो इस साइंस के बैच में तो आप प्ले स्टोर पे जीएस प्लेनेट की ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो हम पूरा कंप्लीट जो बैच रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कंप्लीट बैच है ये आपका टोटल 10,000 नहीं 2,500 रुपए में कंप्लीट बैच रहने वाला है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट चीजें मिलेंगी। साइंस के तीनों पार्ट मिलेंगे। साइंस के कौन कौन से सीनियर सेकेंडरी ये सारे के सारे पार्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं। एक सेकंड का समय दीजिएगा, ठीक है। ये साइंस के आपको सारी चीजें मिलने वाली है, ठीक है, जिसमें सीनियर लेवल के सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल एंड टीचिंग मेथड्स। और फिर भी किसी का कोई भी इश्यू होता है तो आप इस नंबरों पे कॉल कर लीजिएगा। मैं आपका बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करूंगा। आज के हमारे चैप्टर सेल की हम शुरुआत करेंगे विदाउट वेस्टिंग ऑफ योर सिंगल मिनट, ठीक है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज आपका पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है, सेल। देखो सेल को स्टार्ट करने से पहले मैं दो टर्म्स आप लोगों के सामने लेके चलूंगा। देखो हमने दो शब्द लिख रखे हैं, हमारे एनसीईआरटी में भी है, सिलेबस में है। एक तो हमने नाम सुना है क्या, साइटोलॉजी, और एक नाम सुना है सेल बायोलॉजी। देखो हम कभी भी कोई चैप्टर की शुरुआत करते हैं, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें ये नॉलेज होनी ही चाहिए कि सर साइटोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या आता है, इस दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। तो हम सबसे पहले साइटोलॉजी की बात करें। देखो लॉजी अगर कहीं भी आता है, लॉजी जहां जिस शब्द के लास्ट में जुड़ा होता है उसका मतलब क्या होता है, लोगस। और लोगस का मतलब क्या होता है, टू स्टडी, मतलब का अध्ययन। तो यहां साइटो जो शब्द है, यहां जो दोस्तों साइटो जो शब्द है, ये जो साइटो शब्द है ये काइटो शब्द से मिला है, बना है। और काइटो शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, लिटल रूम। लिटल रूम किससे रिलेटेड आया है आपका, ये आया है सेल से रिलेटेड, ठीक है। तो यहां साइटोस जो शब्द आ रहा है वो सेल से रिलेटेड है, और लॉजी जो शब्द आ रहा है ये इस लॉजी के आगे हम अगर बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, टू स्टडी, बोले तो का अध्ययन। तो यहां हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, जो साइटोलॉजी है अगर हम उसकी बात करना चाहें तो साइटोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, जो सेल की केवल स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी बायोलॉजी की वो शाखा है जिसके अंदर हम सेल की स्टडी करते हैं, कोशिका का अध्ययन करते हैं। तो इसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं, तो मैं बड़े प्यारे शब्दों में लिखना चाहता हूं आप लोगों के सामने कि जो इसमें हम सेल की स्ट्रक्चर की का या की लिख देता हूं मैं, स्टडी करते हैं। बाईलैंग्वेज लेके चल रहे हैं, दोनों टर्म सामने रहेंगे कि इसके अंदर जो सेल होती है उसकी स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात आ जाए, ठीक है, अगर बात आ जाए आपके सामने सेल बायोलॉजी, ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम कोशिका के कार्य की संरचना की तो स्टडी करेंगे। तो आज के समय जो वर्ड यूज हो रहा है वो सेल बायोलॉजी यूज हो रहा है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वर्क एंड स्ट्रक्चर किसके, सेल के, दोनों की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। बात एक ही है, कुल मिला के चीजें तो एक ही है,
लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो थोड़ा थ्योरेटिकल अप्रोच जब हमारे माइंड में आने लगेगी तो हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो मैंने बिल्कुल एक बेसिक चीज बताई है। यहाँ ये लैटिन भाषा का शब्द है। एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि कौन सी भाषा का शब्द है, तो हम लोग बताएंगे कि सर ये लैटिन भाषा का शब्द है, जो काइटोस जिसका अर्थ होता है लिटिल रूम सेल। ठीक है, और ये हम सेल के कार्य और स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आएगा कि सर पूरी दुनिया में सबसे पहले सेल शब्द देने वाला कौन था। जैसे बायोलॉजी शब्द देने वाला था, ठीक है, बायोलॉजी के पिता होता है। तो ऐसे सारी चीजें आएंगी आप लोगों के सामने। तो पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने सेल शब्द दिया था उस साइंटिस्ट का क्या नाम था। तो ये सेल जो शब्द दिया था दोस्तों, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था हार्टविग। हार्टविग ने पूरी दुनिया में सबसे पहले सेल शब्द दिया था। तो सेल शब्द देने वाले वैज्ञानिक हम लोगों को नाम पता लग गया। सेल क्या चीज होती है, तो इसके दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोग क्लियर कर सकते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की संरचनात्मक सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल होती है। बिल्डिंग ब्लॉक्स हम बोल सकते हैं, छोटे छोटे, आपको एक में बहुत ही साधारण सा मतलब सबसे छोटी जो इकाई होती है ना, वो सभी ऑल ऑर्गेनिज्म के अंदर वो क्या होती है, सेल ही होती है। तो इसकी एक सिंपल डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो क्या बताओगे, सेल क्या होती है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये जीवन की क्या होती है दोस्तों, सबसे छोटी इकाई होती है, सेल होती है। ठीक है, संरचनात्मक, कार्यात्मक। ठीक है, जितने भी एनिमल्स, जितने भी एलिमेंट्स है, वो सारे के सारे एनिमल्स किससे बनते हैं, ऑल एनिमल्स आर फॉर्म फ्रॉम सेल्स। ठीक है, तो सारे के सारे एनिमल्स का फॉर्मेशन किससे होता है, ऑल एनिमल्स का फॉर्मेशन सेल से होता है। जितने भी एनिमल्स होते हैं दोस्तों, उनका फॉर्मेशन किससे होता है, सेल से होता है। कुल मिला के एक लाइन आप लोगों ने याद रखी कि जितने भी एनिमल्स हैं उन सब का जो फॉर्मेशन होगा वो किससे होगा, सेल से होगा। ये चीज आप लोग नोट डाउन करो, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, साथ साथ भी नोट कर रहे हो। अब बात करना चाहें दोस्तों, ये जो साइटोलॉजी है, इस साइटोलॉजी की हम लोग बात करना चाहें, इस साइटोलॉजी के फादर कौन है। तो क्वेश्चन सबसे पहला माइंड में अराइज होगा कि सर साइटोलॉजी है, इसके पिता कौन है। तो बचपन से जब भी हमारे सामने सेल का जिक्र चला है, कोशिका का जिक्र चला है, तो आपके माइंड में एक ही चीज आती है यार, रॉबर्ट हुक। तो इसकी जो पिता कौन है, हम इसके बारे में भी जानेंगे, जिन्होंने डेड सेल की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी, रॉबर्ट हुक जी ने। तो साइटोलॉजी है, इसकी जो फादर है रॉबर्ट हुक। तो हम लोग नाम याद रखेंगे, रॉबर्ट हुक। अब आता है मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर। ठीक है दोस्तों, तो अब क्वेश्चन पूछेगा हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, तो उसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, स्वानसन। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम क्या था दोस्तों, द सेल। देखो हमारी जो पैटर्न है पढ़ाने का, जो तरीका है, हम एनसीईआरटी को तो फॉलो करते ही हैं, और उसके साथ जो अपडेटेड कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट, उसको भी हम साथ लेके चलेंगे। जो पॉइंट है उसका भी फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। कोई शब्द आ गया एनसीईआरटी में, वहां उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी, तो उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को कवर करवाने वाला हूं। अब क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में दोस्तों आप लोगों से, कि क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये बताओ हु इज द फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता कौन है। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आया ना, तो ये क्वेश्चन हमें गलत नहीं करना है। तो अगर आपसे पूछेगा फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, फादर किसके भाई, इंडियन के, तो इंडियन के फादर कौन है, इंडियन के नाम से क्लियर होगा, इंडिया का होगा भाई कोई, तो ए के शर्मा जी। ए के शर्मा जी
साइटोलॉजी के पिता हैं किसके? भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता कौन है? अरुण कुमार शर्मा जी भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इस सेल के बारे में थोड़ी जानने की कोशिश करते हैं कि एक छोटी सी सेल से एक बड़ी सी जीव का निर्माण किस तरीके से हो जाता है, तो इसको समझने की कोशिश करना दोस्तों। हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहें, देखो सेल जो होती है ना, अगर हम लोग बात कर रहे हैं सेल की, ठीक है, अगर सिंगल रूप में है सेल, तो हम उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? तो उसको हम बोलेंगे जाइगोट, युग्म। ठीक है, तो अगर सिंगल रूप में है सेल तो उसको हम जाइगोट बोलेंगे। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए, अगर आपके सामने ये सेल्स एक सिंगल थी, उसको तो हमने जाइगोट बोल दिया, लेकिन जैसे जैसे इनका ग्रुप बनने लगा, ठीक है, मैंने कहा इनका ग्रुप ग्रोथ करने लगा और काफी ज्यादा संख्या में ग्रोथ करने लगा, तो सेल्स का जब सेम स्ट्रक्चर हुई, तो इनका जब ये ग्रुप बना, जब सेल का समूह बनता है मेरे प्यारे बच्चों, तो किसका निर्माण होता है? तो वो निर्माण होता है किसका? टिश्यू का, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तक। जब उत्तक का समूह बनता है, देखते जाओ आप लोग, बिल्कुल बेसिक चीज से हम कवर कर रहे हैं और आपको एक ऐसे लेवल पे ले जाके छोड़ेंगे जहां से आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाएंगे बाद में आपको। ठीक है, सेपरेट क्वेश्चन की प्रैक्टिस प्लस में थ्योरी, तो फिर सिलेक्शन होने से कौन रोकेगा? हमारा मेहनत आप हमारे साथ करोगे तो। ठीक है, तो मैंने कहा दोस्तों सेल का जब समूह बना तो टिश्यू का जब समूह बनता है तो किसका निर्माण होता है? ऑर्गन का। ऑर्गन बोले तो अंग। जब अंगों का पूरा समूह बनता है, देखो ये कोई भी एक आपका ऑर्गन बन गया है, जैसे इसके अंदर हमने बना दिया आपका छोटा सा प्यारा सा दिल, समझ रहे हो आप, हार्ट बन गया आपका। ठीक है, अब ऑर्गन का जब समूह बन जाता है, ऑर्गन का पूरा सिस्टम कंप्लीट हो जाता है, तो ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम से किसका निर्माण होता है? कंप्लीटली एक बॉडी का निर्माण हो जाता है। ये छोटू लाल जी बन चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या बन चुके हैं दोस्तों? ये बन चुकी है बॉडी, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? शरीर। तो किसका निर्माण हो चुका है? शरीर का निर्माण हो चुका है। अब समझने की कोशिश करना दोस्तों, हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें कुछ क्वेश्चन और यहां से कवर करके लेके चलने हैं, कि यहां से हमारा क्वेश्चन पहला माइंड में आता था, कोई भी स्टूडेंट्स होगा उसके माइंड में आएगा, सर सेल पढ़ रहे हैं तो सेल की जो स्टडी होगी वो क्या कहलाएगी? तो वो कहलाती है साइटोलॉजी। सेल की जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है? साइटोलॉजी कहलाती है। और आप सेल का जब समूह बना तो टिश्यू का निर्माण हुआ। अब आप टिश्यू के बारे में, उत्तक के बारे में पढ़ने जा रहे हो, तो उसकी स्टडी क्या कहलाएगी दोस्तों? तो उसकी स्टडी क्या कहलाएगी? हिस्टोलॉजी। ठीक है, अब टिश्यू के बाद ऑर्गन बनता है। ठीक है, तो ऑर्गन की स्टडी हम दो तरीके से पढ़ेंगे। हमारे पास दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, अगर दो नहीं मिल रहा तो एक तो कंफर्म मिलेगा। एक तो नॉर्मली इसके नाम से रिलेटेड हम याद रख सकते हैं, ऑर्गेनोलॉजी, और एक आपको मिलेगा प्लैंकनोलॉजी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमें किसको देनी है? इसको। और सेकंड प्रायोरिटी क्या देनी है? इसको, क्योंकि दोनों एक साथ आएंगे तब तो हम ये बता के आएंगे, लेकिन दोनों ये साथ नहीं, अगर ये भी लिखा हुआ है तो हम थोड़ा ऑर्गन से समझ पा रहे हैं कि हम ऑर्गन्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो ऑर्गेनोलॉजी कहलाएगी। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि जब काफी ऑर्गन्स का समूह बन जाता है तो किसका निर्माण करता है? बॉडी का निर्माण करता है, शरीर का निर्माण होता है। तो यहां दोस्तों एक चीज देखो कि यहां जो ये बॉडी बनी, हम किसी भी जीव की बॉडी का अगर हम आउटर पार्ट के बारे में जान रहे हैं, ये क्वेश्चन माइंड में सेट करके चलना। मैं जैसे मेरे शरीर की बात करूं या किसी भी जीव के आउटर शरीर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आउटर पार्ट के बारे में, जैसे आउटर में जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे हाथ दिखाई दे रहे हैं, मेरे नाक कान पैर सब कुछ आपको दिखाई दे रहे हैं, बाहर से हम क्या देख पाते हैं, उन सब की स्टडी अगर हो रही है तो कौन से सेक्शन में आती है? चाहे मेरी हो चाहे प्लांट की हो, तो वो आती है किसमें दोस्तों? मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी में क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? स्टडी होती है किसकी? आउटर पार्ट की। ठीक है, अब बात आती है किसकी? इनर पार्ट की। अगर आप
इनर पार्ट की स्टडी करने जा रहे हो। जैसे मेरे अंदर क्या है, मेरा हार्ट है, कार्डियोलॉजी हो गया, ठीक है, लंग्स है, लीवर है, हिपेटोलॉजी, ऐसे शब्द आ रहे हैं। तो लीवर से रिलेटेड इनकी स्टडी जो होती है वो क्या कहलाती है, ये आपके इंटरनल पार्ट की वो कहलाएगी एनाटॉमी। एनाटॉमी बोल देते हैं कुछ, कुछ एनाटॉमी बोल देते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो जैसे प्लांट एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी, उसका मतलब क्या है, इंटरनल पार्ट से रिलेटेड स्टडी होती है दोस्तों। तो ये चीज हमने कवर करने की कोशिश की, तो बेसिक हमने कवर करने की कोशिश करी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इसको नोट डाउन कर लो मेरे सारे डियर स्टूडेंट। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले सेल को डिस्कवरी करने से रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरीज आई थी, कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे जो सबसे पहले सेल को डिस्कवर करने के उपलक्ष्य में आगे आए दुनिया के अंदर। तो दोस्तों आपको सबको पता है कि सबसे पहले मैं एक साइंटिस्ट का जिक्र करना चाहूंगा जिसका नाम क्या है, रॉबर्ट हुक। तो हेडिंग डालता हूं रॉबर्ट हुक, इसको आप नोट डाउन कर लो फटाफट। करें दोस्तों शुरू, चलो करते हैं। तो मैं एक छोटी सी हेडिंग डाल रहा हूं, डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज। जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, बाद में अगर आप देख लो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना, सर ये वीडियो हमें ऐसी लगी, कोई भी कमी हो, कोई भी सुझाव देना हो, आप जरूर बताना दोस्तों, ठीक है। तो अब बात होती है डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले जो कोशिका से रिलेटेड एक साइंटिस्ट आता है जिनका जिक्र इतिहासों पुराणों के अंदर है, जिसका नाम क्या है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक की अगर हम लोग बात करते हैं, रॉबर्ट हुक वो महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल से रिलेटेड सबसे पहले तथ्य दिया था। ये पूरी दुनिया के सामने चर्चा में आए थे, या इनकी थ्योरी चर्चा में आई थी, कब आई थी, 1665, सन 1665 ईस्वी के अंदर, ठीक है। तो ये 1665 ईस्वी के अंदर सबके सामने आए थे। इन्होंने जो खोज करी थी वो कैसी खोज करी थी, कैसी सेल देखी थी, डेड सेल देखी थी। अब डेड सेल देखी कहां पर थी, तो डेड सेल जो मर्त कोशिका देखी थी, डेड सेल की जो कोर की जो स्लाइस थी, ठीक है, कोर की जो स्लाइस थी वो देखी कहां पर देखी थी दोस्तों, एक ट्री था, क्यूरस सुबेर, ठीक है। कोर का मतलब क्या होता है, होलो, बोले तो खालिस्तान। इन्होंने देखा कि कुछ डेड सेल थी, कुछ इस तरीके से थी कि जैसे मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है ना, इस तरीके से एक होलो स्पेस बन गया था। इन्होंने कहा था कि जो मर्द कोशिका होती है वो एक होलो स्पेस की तरह होती है, खालिस्तान की तरह होती है, बोले तो मधुमक्खियों के छाते जैसी जालीनुमा संरचना होती है। ऐसा रॉबर्ट हुक जी ने देखा था। हमें ज्यादा इनसे याद नहीं रखना, ट्री पूछेगा तो क्यूरस सुबेर का नाम आप लोग दे सकते हो, क्यूरस आएगा, इसको एक को, ठीक है, ये पूरा इधर करके लिख दो, ठीक है। इस ट्री के अंदर जो कोर की जो स्लाइस थी उन्होंने देखा, कोर का मतलब क्या होता है, होलो स्पेस, खालिस्तान, ठीक है। इन्होंने कहा कैसी होती है स्ट्रक्चर, मधुमक्खियों के छाते जैसी जालीनुमा संरचना। इसको शेयर करो भाई अपने दोस्तों के पास, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं अपने सभी दोस्तों के पास इसको शेयर करो, ठीक है। इतनी चीज देखी। और एक और क्वेश्चन आता है रॉबर्ट हुक से, बड़ा चर्चित क्वेश्चन आता है
कि रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी थी, बहुत ही चर्चित बुक थी, तो उस बुक का क्या नाम था? तो उसका बुक का नाम क्या था? आप लोगों से पूछे तो बुक का नाम हमें क्या बताना? माइक्रोग्राफिया। इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या था दोस्तों? माइक्रोग्राफिया। तो पहला और क्वेश्चन हमारा सही होता है कि रॉबर्ट, अब देखो हमारा पहला बेस क्लियर होता है कि पूरी दुनिया में अगर कोई डेड सेल से रिलेटेड साइंटिस्ट आया जिन्होंने मृत कोशिका के बारे में बताया, तो उस साइंटिस्ट का क्या नाम था दोस्तों? तो उसका नाम था रॉबर्ट हुक। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम अगले साइंटिस्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो फटाफट, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट साइंटिस्ट जिसका नाम क्या था? एंटन वॉन लेeuwenhoek। हो गया, चलते हैं अब आगे। अब दूसरा साइंटिस्ट आया, बड़ा चर्चित साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था? एंटन वॉन लेeuwenhoek। दोस्तों एंटन वॉन लेeuwenhoek की अगर हम बात करना चाहें, पूरी दुनिया में सबसे पहले चर्चित वैज्ञानिक, इसकी मैं अगर बात करूं, पहले तो ये बताओ कि अस्तित्व में कब आया था? 1764, सन 1674 ईस्वी के अंदर ये पूरी दुनिया में अस्तित्व में आया। ये वो वैज्ञानिक था दोस्तों जिन्होंने सर्वप्रथम लिविंग सेल्स के बारे में देखा, मतलब जीवित कोशिका। अभी तक हम बात कर रहे थे डेड सेल की, अब बात हो रही है किसकी? लिविंग सेल्स की। तो लिविंग सेल्स के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे दोस्तों? तो उसका नाम क्या था? एंटन वॉन लेeuwenhoek। इन्होंने किसके बारे में बताया था? इन्होंने पूरी दुनिया में लिविंग सेल, जीवित कोशिका, तो इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका देखी। और इन्होंने जो जीवित कोशिका देखी ना दोस्तों, वो कहां कहां देखी? इन्होंने जो जीवित कोशिका देखी थी वो खुद के वीर्य में देखी, बैक्टीरिया में देखी, ठीक है, जो दांतों का जो फ्लूइड होता है, मल होता है, उसके अंदर देखी। ठीक है, तो इन्होंने लिविंग सेल देखी, कहां कहां देखी? वीर्य, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म या शुक्राणु। इसके अलावा इन्होंने तालाब के अंदर शैवाल में देखी। शैवाल क्या होती है? एल्गी। जो एल्गी इन पॉन्ड, भाई तालाब के अंदर जो शैवाल होती है उनके अंदर। ठीक है, दांतों के मल में जो फ्लूइड कहाँ होता है हमारे? ठीक है, टीथ के अंदर। उसके अलावा थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करना चाहूंगा। ठीक है, उसके बाद और कहाँ देखी? बैक्टीरिया में, जीवाणु में, आरबीसी में। इस तरीके से इसने कुछ अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन और आ जाता है कि सर पूरी दुनिया में सबसे पहले लिविंग सेल्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर देखने वाला कौन था? तो वो भी कौन सा जाता है? एंटन वॉन लेeuwenhoek। हम एक एक चीज को डिस्कवर का नाम ना, डिस्कवर तो करने वाले कर चुके हैं, हम एक एक चीज को पढ़ेंगे आगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, और इनको इतने अच्छे तरीके से कवर करेंगे, सारा क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। आप अगर मेहनत करोगे तो क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, 100% मैं गारंटी दे रहा हूं। क्योंकि साइंस के अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों की अगर हम बात कर लेते हैं, फिजिक्स के सर अलग हैं, केमिस्ट्री के सर अलग पढ़ाएंगे आपको, लेकिन मैं आपको बताना चाहूं, क्वेश्चन कितना भी डीपली पूछ ले एग्जामिनर, हम उस तरीके से पढ़ने वाले हैं, एक एक लाइन को कवर करने वाले हैं, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होंगे ही नहीं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आप लोग नोट डाउन करो। तो ये इनका स्टेटमेंट था। बैक्टीरिया में, स्पर्मेटोजोआ जो भी थे, इन सब के अंदर सबसे पहले लिविंग सेल देखने वाले वैज्ञानिक थे एंटन वॉन लेeuwenhoek। अब इन दोनों की कहानी खत्म होने के बाद अब बात करते हैं सेल थ्योरी की।
ठीक है। ठीक है, करें भाई। देखो मैं हेडिंग डालता हूं, अब बात करेंगे सेल थ्योरी। देखो सेल थ्योरी की बात करते हैं, कोशिका सिद्धांत। देखिए दोस्तों, सेल थ्योरी की अगर हम बात करना चाह रहे हैं तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमने सेल थ्योरी जैसे नाम आता है वैसे ही हमारे माइंड के अंदर आता है कि सेल थ्योरी जैसे नाम आता है तुरंत हमारे माइंड में आता है यार स्लाइडेन व स्वान। ठीक है, इसकी बात करूंगा, लेकिन सेल थ्योरी का जो फाउंडेशन बेस बनाने वाला था कि हाँ कुछ सेल थ्योरी नाम की चीज होगी, तो उनसे पहले एक वैज्ञानिक आ गए थे जो लोगों की नजरों में नहीं आए। हमारे बुक्स के अंदर दे रखा है तो हमें वो भी कवर करना है। तो इसका जो फाउंडेशन या बोले तो बेस देने वाला, आधार बनाने वाला सेल थ्योरी का, तो उस साइंटिस्ट का क्या नाम था जिन्होंने बेस बनाया था? तो ड्यूटर चैट नाम के एक वैज्ञानिक थे। ड्यूटर चैट जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, ड्यूटर चैट की अगर मैं बात करना चाह रहा हूं दोस्तों, जो ये ड्यूटर चैट है, ये जो ड्यूटर चैट नाम के वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो मिमोसा प्लांट थी उसमें सेल को अलग किया था। इन्होंने क्या किया था? मिमोसा प्लांट में सेल को अलग अलग किया था। ठीक है, तो जो मिमोसा प्लांट है उसमें सेल को अलग अलग करने वाले ड्यूटर चैट नाम के वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था? इन्होंने अलग किस तरीके से किया था? जो मिमोसा प्लांट था ना दोस्तों, जो इन्होंने थोड़ी सी केमिकल रिएक्शन करने की कोशिश करी। इन्होंने क्या कर दिया, इस मिमोसा प्लांट को मैं लिख देता हूं, मिमोसा प्लांट को नाइट्रिक एसिड के साथ बॉयल किया। इन्होंने क्या किया, जो मिमोसा प्लांट था दोस्तों उसको नाइट्रिक एसिड के साथ बॉयल किया, जिससे इन्होंने सेल को अलग करने की कोशिश की। लेकिन इनकी सेल जो सिद्धांत है वो लोगों के सामने इतना सफल नहीं हो पाया था। तो जो सेल थ्योरी देने वाले, देखो सेल थ्योरी का फाउंडेशन आधार देने वाले क्वेश्चन पूछेगा, तब हम लोग आंसर क्या देख के आएंगे? ड्यूटर चैट नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने सेल थ्योरी का आधार फाउंडेशन दिया था। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़े, इतना हो गया तो। अब दो वैज्ञानिक थे, एक मैथ्यूज स्लाइडन और एक स्वान थे। ठीक है, तो अब दोनों वैज्ञानिक की बात करेंगे। पहले जो वैज्ञानिक आया था सामने दुनिया के सामने, वो क्या था दोस्तों? स्लाइडन था। ये जो और एक आया था कौन सा? स्वान। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम स्लाइडन की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले सामने आया था 1838 में, 1838 ईस्वी में। और स्वान जी आए थे वो 1839 के अंदर, 1839 ईस्वी के अंदर। समझने की कोशिश करना, ये जो स्लाइडन थे ये एक जर्मन के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। तो जर्मनी के क्या थे? बोटनिस्ट थे। और भाई स्वान है, ये कहां के रहने वाले थे? ब्रिटेन के। और इनको नॉलेज थी प्राणियों की, एनिमल्स की। और जो प्राणियों का वैज्ञानिक होता है वो क्या होता है? आपका प्राणियों का जो वैज्ञानिक होता है उसका नाम क्या होता है?
उसका नाम होता है जूलॉजिस्ट। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये एक बोटनिस्ट था जो प्लांट से रिलेटेड था, ये एक जूलॉजिस्ट था। इन्होंने क्या था कि जो प्लांट्स है वो अलग अलग तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं। इन्होंने क्या कहा, प्लांट अलग अलग तरह की सेल से मिलकर बने होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जो पूरी दुनिया के सामने अस्तित्व में आने वाले वैज्ञानिक जो बॉटनी से रिलेटेड था, इनका कहना था कि जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। लेकिन जो थियोडर स्वान थे, ठीक है, इन्होंने क्या कहा, जो जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, उनकी एनिमल सेल की बाहर एक लेयर मिलती है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। एनिमल्स के बाहर एक पतली थिन झिल्ली, झिल्ली क्या होती है, लेयर, जिसको जीव द्रव्य बताया इन्होंने, उससे मिलकर बने होते हैं प्रोटोप्लाज्म। लेकिन प्रोटोप्लाज्म की हम बात अलग से करेंगे। प्रोटोप्लाज्म शब्द देने वाला कौन था, खोज करने वाला कौन था। अब हम बात करना चाहिए इन दोनों की। इन दोनों महारथियों ने भी अपना अपना सिद्धांत दे दिया था। एक ने कहा, ये बोटनिस्ट कह रहा था कि हाँ भाई, पूरी दुनिया में जितनी भी सेल होंगी वे सारे के सारी प्लांट वाली बात कर रहे हैं, तो वो अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम टिश्यू भी बोल देते हैं। और इन्होंने कहा कि हाँ, जो जंतुआ के अंदर जो सेल बनेंगी वो अहियां बन जाएंगी। लेकिन ऐसे काम थोड़ी चलने वाला था ना भाई, इनका कोशिका सिद्धांत भी सफल नहीं रहा। इन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी, लेकिन इनका असफल रहा। असफल रहने के पीछे रीजन ये था कि इन दोनों महारथियों ने ये नहीं बता पाए कि किस तरह कैसे नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से एक नई कोशिका का निर्माण होता है, हाउ टू ए न्यू सेल्स आर फॉर्म, इन्होंने नहीं बताया। तो इन दोनों के आगे मैं लिख देता हूं फैल, और फैल होने के पीछे नई सेल्स के फॉर्मेशन को नहीं। जो भी देखो, हम बिल्कुल लैंग्वेज को इजी बनाने की कोशिश करते हैं, टर्म्स को इजी बनाने की कोशिश करेंगे। हमें कंसेप्ट को क्लियर करना है, ना कि उनको रटना है। कंसेप्ट क्लियर करोगे तो आपको आपके टारगेट को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। कोई माइका लाल या माइकी लाली आज तक पैदा नहीं है इस दुनिया के अंदर जो आपको आपके टारगेट को अचीव करने से रोक सकते हैं। अगर आपके इस दिल में कानून पैदा हो जाए किसी चीज को पाने के लिए, और जब तक मत रुको जब तक वो आपकी मंजिल आपको ना मिल जाए, ठीक है। वो एक लाइन नहीं सुनी क्या कि मुसीबतों से ही निखरती है शख्सियत यारो, मुसीबतों से ही निखरती है शख्सियत यारो, जो चट्टानों से ना टकराए तो झरना किस काम का, जो चट्टानों से ना टकराए तो झरना किस काम का। जब झरना आता है तो पानी कितना अच्छा आता है, तो वो चट्टानों से टकराते हुए टकराते हुए टकराते हुए टकराते हुए तब जाके नीचे आ पाता है। तो समझ पा रहे हो। तो जिंदगी में कुछ नया मुकाम हासिल करना है तो उसके लिए मेरे सारे क्रांतिकारियों आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जीएस प्लेनेट यूट्यूब चैनल से कनेक्ट रहना पड़ेगा, और आपको अपने नोट्स खुद बेहतर तरीके से हैंड रिटन नोट्स बना के बस एग्जाम को बस एक बार अभी कुछ दिन नीचे गर्दन झुका के आप मेहनत करते चलो। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो इनका सिद्धांत फैल हुआ, लेकिन आप नहीं होंगे क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। अब इसके बाद ऐसा थोड़ी होता है कि आज आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो कोई नहीं कर पाएगा। इनका सिद्धांत फेल हो गया तो कोई नहीं आया पास करने के लिए, बिल्कुल आया। बात किसकी अब आती है, एक वैज्ञानिक आया रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव की अगर हम बात करें, रुडोल्फ विर्चोव आया भाई, कब आया,
1855 में। अब इन महान वैज्ञानिक की अगर हम बात करें, जो रोडोल्फ विर्चोव आया 1855 में, इन्होंने एक लाइन दे दी अपनी भाषा में। क्या शब्द दे दिया? ओमनस सेलुला ई सेलुला। इन्होंने क्या शब्द दिया दोस्तों? ओमनस सेलुला ई सेलुला। दोस्तों इन्होंने शब्द दिया ओमनस सेलुला ई सेलुला। अब इसका अर्थ हमें तो नहीं पता, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में दे गया, लेकिन हमें इसका अर्थ तो मालूम होना चाहिए कि क्या अर्थ निकल के आता है। इन्होंने शब्द दिया ओमनस सेलुला ई सेलुला। इसका अर्थ क्या आता है? द एवरी न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। पहले हम इंग्लिश के अंदर इसके शब्द का व्याख्यान करते हैं, इसको डिटेल लिखते हैं, फिर हिंदी में बताएंगे। क्या बोला? द एवरी न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम न्यू, सॉरी न्यू का नाम आ रहा है दोस्तों, फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। भाई अब हिंदी वाले कहेंगे सर ये क्या लाइन लिख दी? प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण फॉर्मेशन निर्माण उससे पहले वाली कोशिका से होता है। ठीक है सर। तो इन्होंने दोस्तों ये बताया द एवरी न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण उससे पहले वाली कोशिका से। भाई आज थारा जन्म हुआ, उसको पैदा करने के लिए आपके माँ बाप का रोल था, और आपके माँ बाप को पैदा करने में उनके माँ बाप का, मतलब आपके दादा दादी का रोल था, फिर परदादा परदादी का रोल था, फिर सरदादा सरदादी का रोल था, मतलब पूर्वजों का रोल आ रहा नहीं आ रहा। तो इन्होंने कुछ नहीं कहा कि जनाब, अब वो इतना दिमाग नहीं लगा पाए होंगे, लेकिन इन्होंने कहा है रोडोल्फ विल्सन, घबराओ मत, हम मैं बताऊंगा, मैं आ गया हूं किस तरीके से कोई नई सेल्स बनती है, किस तरीके से नई कोशिका का निर्माण होता है। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया ओमनस सेलुला ई सेलुला, जिससे पता लग गया कि भाई द एवरी न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि कोई भी नई कोशिका होती है उसका निर्माण उससे पहले वाली कोशिका से होता है। तो ये एक सिद्धांत था, लेकिन वर्तमान समय में जो कोशिका सिद्धांत है उसमें क्या बताया जाता है कि जो भी जीव होते हैं वह कोशिका के उत्पाद से बने होते हैं और पूर्व स्थित कोशिका से निर्मित होती है। ये चीज आप लोग याद रख सकते हो। अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। कोशिका की जो मूलभूत आकृति उसकी हम बात करेंगे। हो गया? लिया होगा। मूलभूत फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। दोस्तों अब मूलभूत आकृति की बात करते हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोशिका की मूलभूत आकृति की, कि भाई कोशिका के अंदर क्या क्या साइज इसका होता है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द साइज ऑफ सेल। तो अगर कोशिका का जो औसत व्यास की हम बात करें, एवरेज डायमीटर जो होता है, ये डॉट लगा देता हूं तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, एवरेज डायमीटर सेल, कोशिका का औसत व्यास। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग बात करना चाहें कि कोशिका का जो एवरेज डायमीटर होता है वो कितने कितने नैनोमीटर, मैनोमीटर, जो भी आपको समझते हो, माइक्रोमीटर, हमें याद रखना 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 20 माइक्रोमीटर।
हम सेल की श्रेणी में कौन से आते हैं, 0.5 से लेकर 20 माइक्रोमीटर। ये एक एवरेज डायमीटर होता है किसी भी सेल का, एवरेज व्यास होता है किसी भी सेल का। इसे हम माइक्रोन में भी लिख सकते हैं, मिली माइक्रोन में भी लिख सकते हैं, और एंगस्ट्रॉम से भी नापते हैं। इसको हम माइक्रोन, मिली माइक्रोन और एंगस्ट्रॉम से नापते हैं। इससे भी हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, साथ साथ आप एनसीईआरटी जरूर रखें। और एक माइक्रोन इज इक्वल टू क्या होता है, 1/1000 नैनोमीटर। ठीक है दोस्तों, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए कोई भी प्लांट सेल होती है, और अगर आपसे और थोड़ा सा, ये एक एवरेज बताया था, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा अगर हम बात करें कि जो कोई प्लांट सेल होती है उसका औसत डायमीटर कितना हो सकता है, तो प्लांट सेल का एक एवरेज डायमीटर की बात करें तो मिनिमम 15 माइक्रोन से लेकर 100 माइक्रोमीटर से तक होता है। ठीक है, तो ये प्लांट सेल का आपके सामने डायमीटर होता है। ठीक है, तो याद रख सकते हो आप लोग, इतने से इन चीजों के अंदर हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। अब बात आएगी पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन कौन सी होती है, तो इसको नोट डाउन करो। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लास्ट जो कुछ स्टेटमेंट है कि पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। चलिए, स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका। मेरे प्यारे दोस्तों, पूरी दुनिया में जो सबसे छोटी कोशिका है, स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, इज नोन एज द माइकोप्लाज्मा। पूरी दुनिया की सबसे छोटी कोशिका होती है, वो क्या होती है, माइकोप्लाज्मा। ये दुनिया की सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा के अंदर भी आप लोग थोड़ा सा डेप्थ में जाओगे तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम याद रख लो, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरियम याद रख लो, बात एक ही है। ये क्या है, दुनिया का स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। इसका साइज कितना होगा, 0.3 माइक्रो। ठीक है, तो इसका साइज इतना होता है, केवल इतनी साइज की होती है। ठीक है, तो ये दुनिया की सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल। और भी आपको याद रखना है, तो और भी थोड़ा सा गहराई के अंदर आप लोग जाओ, तो और भी गहराई के अंदर जाते हो तो आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछता है कि सर ये पीपीएल और न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इसको हम किस नाम से जानते हैं, पीपीएलओ लाइक, निमोनिया एम कहाँ गए, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से कि दुनिया का सबसे छोटी कोशिका हमने बता दी भाई, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम बोल दो या माइकोप्लाज्मा बैक्टीरियम। अब हम थोड़ा सा डेप्थ के अंदर जाने की कोशिश करें, ज्यादा नहीं। ये चीज सब बता देंगे कि पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम होती है, लेकिन इसका जो भाग होता है ना, उसका नाम हमें पता होना चाहिए। एक्चुअली में इसका जो भाग है, उस भाग का नाम है, वो सबसे छोटी कोशिका है प्लूरोनिया। यहां मैंने एक शब्द लिखा प्लूरोनिया।
एक नाम मैंने लिखा प्लूरोनिया, और एक मैं नाम लिख रहा हूं दोस्तों आप लोगों के सामने, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया की हम बात कर रहे हैं, एक तरफ प्लेनेरिया, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने को, ठीक है ये लो। अब मैंने कहा एक तरफ प्लूनोरिया है, नेरिया है, और एक तरफ है प्लूरोनिया। तो देखो एक छोटा सा शब्द समझने की कोशिश करना, भावार्थ के अंदर जाना, तब जाके आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी। यहाँ एक नाम आ रहा है क्या, रोनिया, और यहाँ आ रहा है नेरिया। यहाँ इसके लास्ट में आ रही है रिया, आ रही है नहीं आ रही, और यहाँ इसके लास्ट में आ रहा है रोनिया। रोनिया से हम मतलब निकालते हैं, रोता कौन है, ज्यादा छोटे बच्चे। जब हम छोटे बच्चे थे तो हम रोते थे किसी चीज को पाने के लिए, आज रोते हैं किसी चीज को बुलाने के लिए। समझने की कोशिश करना, तो रोते कौन है, छोटे छोटे से छोटी कोशिका का भाग हो गया, क्योंकि एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा बेटा, एग्जामिनर का काम है कंफ्यूज करना। ऑप्शन में दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ वर्ल्ड, दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम तो हम कर देते हैं, लेकिन वो ना है तो उसका पार्ट पूछे तब हमें प्लूरोनिया दिया और एक तरफ प्लूनेरिया दिया। तो अब कंफ्यूज हो यार गुरुजी प्लेनेरिया बताया था प्लूरोनिया बताया था, तो अब हम समझ गा, अब गलत ना करोगा ना भाई, बिल्कुल नहीं करोगे। और प्लेनेरिया क्या चीज है फिर, द ऑर्गेनिज्म, ऐसा जीव जिसके अंदर सबसे ज्यादा रीजनरेशन की पावर हो, हाइयर पावर ऑफ रीजनरेशन, हाइयर पावर ऑफ रीजनरेशन, ऐसा जीव जिसके अंदर रीजनरेशन की शक्ति सबसे ज्यादा हो। रीजनरेशन बोले तो हिंदी में पुनर्जनन, कैसे, छिपकली जानते हो, लिजार्ड, मेरे को पता है आपको भी पता है, लिजार्ड की जो पूंछ कट जाती है जब नीचे गिरती है, फिर दोबारा उसकी नई टाइल्स का, जब भी उसके ऊपर कोई अटैक होता है तो वो अपनी पूंछ को गिरा देती, भग जाती है। आपने उसकी पूंछ पकड़ ली फिर भी भग जाएगी, क्योंकि उसको पता है ये चीज। तो रावण का एक सिर कटा, फिर दूसरा आ गया, फिर कटा, फिर आ गया, फिर रीजनरेट हो रहा है ना। ऐसे प्लेनेरिया कुछ इस तरह का जीव होता है, इस तरह का जीव जिसका अगर आप कुछ भी काट दोगे, यहाँ ऐसे याद रख लेना, रिया नाम की लड़की, अब यहाँ कोई रिया नाम की लड़की पढ़ रही होगी तो बुरा मत मानना बेटा, रिया नाम की लड़की है, मैंने क्या किया उसका नाक काट दिया। जैसे मैंने उसका नाक काटा, नाक कटा, कटकर नीचे गिरा, तो नाक कटकर नीचे गिरने के पीछे क्या रीजन हुआ, तो नाक पीछे कटा फिर दोबारा आ गया, कटा फिर आ गया। तो ऐसे याद रख लेना, इस मतलब प्लेनेरिया एक ऐसा जीव होता है जिसकी रीजनरेशन की पावर सबसे ज्यादा होती है, रटने की कोई जरूरत नहीं होती है, ये चीज याद रख लोगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हाइयर पावर ऑफ रीजनरेशन, और ये छोटा सा कंसेप्ट हमारा स्मॉलेस्ट सेल वाला हो गया। अब उसके बाद आती है, सर जी स्मॉलेस्ट सेल का तो पता लग गया, अब ये बताओ दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। लार्जेस्ट सेल ऑफ वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका, तो जनाब इसका नाम तो सुना होगा, शतुरमुर्ग का अंडा, एग ऑफ ओस्टिस, याद आ रहा है कुछ कुछ से, तो क्या है, शतुरमुर्ग का अंडा लगभग 15 सेंटीमीटर का होता है ये भाई। और देखो उसमें पिछले वाले में एक पॉइंट और भी याद रख सकते हो कि ये जो माइकोप्लाज्मा है इसको जोकर ऑफ प्लांट भी कहते हैं। इसके बाद आगे वापस आते हैं इस कंसेप्ट पे, तो एग ऑफ होस्टिस, शतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो दुनिया की सबसे बड़ी सेल होती है। ये उड़ने में असमर्थ है, उड़ने में असमर्थ, लेकिन भाई साहब ये दौड़ सकता है। तो दौड़ने में क्या है भाई, ये
समर्थ है, उड़ नहीं सकता, पंख होते हुए उड़ नहीं सकता क्योंकि इसका वेट थोड़ा ज्यादा होता है। अरे थम भारी हो जाओ तो थार से दौड़ भी कौन जाओगे इतनी तेज, लेकिन तोड़ने में ये एक्सपर्ट है। इसकी रफ्तार पूछी जाए तो 70 किलोमीटर पर आवर, बोले तो 1 घंटे में 70 किलोमीटर जा सकता है। एक स्प्लेंडर प्लस बाइक की एवरेज दे देता है ये 70 किलोमीटर। अब ये मत सोचना कि सर जी हम तो स्प्लेंडर प्लस की जगह कोई शतुरमुर्ग पकड़ ला और ऊपर बैठ कर चक्कर काट बला, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। ये गिरा भी सकता है, कुछ भी कर सकता है ये। इस उसमें तो ब्रेक लगा सकते हो, इसके अंदर कोई ब्रेक नहीं होते। तो आप लोग याद रख सकते हो उड़ने में क्या होता है, ये असमर्थ लेकिन दौड़ने में समर्थ। लार्जेस्ट लार्जेस्ट सेल ऑफ वर्ल्ड कौन है, शतुरमुर्ग का अंडा। अब आता है प्लांट सेल की, अगर सबसे बड़ी कोशिका बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर प्लांट्स की, तो अब बात करी जाए जैसे प्लांट में सबसे बड़ी कोशिका, प्लांट में सबसे बड़ी कोशिका की अगर हम बात कर रहे हैं लार्जेस्ट सेल की। अब लार्जेस्ट सेल भी दो तरह की अगर हम बात करें, एक तरफ यूनिसेलर, एक तरफ मल्टीसेलर। एक तरफ यूनिसेलुलर, एक तरफ मल्टी सेलुलर। इसका शब्द तो समझ पा रहे हो ना, यूनि का मतलब क्या होता है, सिंगल सेल से मिलकर बनी हो, एक कोशिके। और एक तरफ क्या लिख देता हूं मैं, बहुकोशिके। यूनिसेलुलर प्लांट्स के अंदर सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो एसिटाबुलेरिया की होती है। एसिटोबुलेरिया। एसिटोबुलेरिया क्या है दोस्तों, एसिटोबुलेरिया एक एल्गी होती है, एक शैवाल होती है, ठीक है। एल्गी शैवाल, जिसकी साइज पूछे तो लगभग 10 सेंटीमीटर के लगभग होती है। और अब आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका, तो वो क्या होती है, बोहोमेरिया की निवाय के तंतु। तंतु का मतलब क्या होता है, ये निवाय के तंतु का मतलब क्या होगा, फिलामेंट ऑफ बोहोमेरिया, फिलामेंट ऑफ बोहोमेरिया, ठीक है। ये याद रख सकते हो, ये दुनिया की सबसे बड़ी सेल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। जिस प्लांट की अगर बात करें जिसका साइज होता है 22 से लेकर 55 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो ये प्लांट्स की सबसे बड़ी कोशिका हो गई। तो और एनिमल्स की सबसे बड़ी कोशिका आती है, वो आती है आपकी शतुरमुर्ग का अंडा आता है। अब आता है कि पूरी दुनिया में सबसे लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे छोटी तो हो चुकी थी, अब बात आती है सबसे बड़ी, सबसे लंबी कोशिका दोस्तों। तो सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका, ठीक है। ये याद रख सकते हो, ये किसके अंदर मिलती है, हमारे अंदर ह्यूमन ब्रेन के जो न्यूरॉन होते हैं वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है किसी भी दुनिया के अंदर। अब ह्यूमन की बात कर लेते हैं तो 2 पॉइंट ह्यूमन से भी रिलेटेड कर लेते हैं। मानव शरीर के अंदर दो तरह के सेल्स को छोटी माना जाता है। ऑल ओवर सबसे छोटी कोशिका बोली जाए तो सॉरी, थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज होने के कारण, थोड़ा सा मौसम चेंज होने के कारण शरीर में भी चेंजमेंट होते हैं। तो देखो दोस्तों, हम बात करना चाहें मानव शरीर की, मैं एक बहुत अच्छे तरीके से लिख रहा हूं, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, ऑल ओवर बात करें मेल एंड फीमेल, इन दोनों के अंदर सबसे छोटी कोशिका आप लोगों से पूछे मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो जनाब क्या बता क्या होगी, आपकी अपनी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पस सेल्स, लाल रक्त कोशिका या कणिका। और पूछे
ह्यूमन बीइंग के अंदर, मनुष्य के अंदर, ह्यूमन के अंदर अगर आपसे पूछे सबसे छोटी जनन सेल, जनन का मतलब क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव सेल, तो आप लोग क्या बता के आओगे, शुक्राणु बोले तो इंग्लिश में क्या बोलते हो इसको, स्पर्म, किसमें मिलते हैं, मेल के अंदर, अरे मेल के अंदर ही होते हैं। और सबसे बड़ी जनन सेल आपसे पूछे तो उसका नाम क्या बता के आओगे, जैसे यहां सबसे छोटी जनन कोशिका होगी स्पर्म शुक्राणु हो गई, और सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा ना तो क्या बता के आओगे, तो सबसे बड़ी कोशिका एग, ये कहाँ मिलेंगे, फीमेल में, लड़के अंडे थोड़ी देते हो, ठीक है। तो महिलाओं के अंदर जो एक एग होती है, एग होता है जो रिप्रोडक्शन के अंदर भाग लेता है, जो फर्टिलाइजेशन के अंदर एक्चुअली में भाग लेता है, और यहाँ पर पुरुषों के अंदर स्पर्म शुक्राणु लेते हैं। तो मेल के अंदर सबसे छोटी और महिलाओं के अंदर सबसे बड़ी जनन कोशिका होती है। तो ये सेल से रिलेटेड कंसेप्ट थे। ऑल ओवर दोनों के अंदर पूछे कि सर दोनों के अंदर सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे लंबी कोशिका, इस तरीके से आप लोग आप कवर करके चल सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट क्लास थी, और फर्स्ट क्लास के अंदर हमने कुछ इस तरीके से कवर करने की कोशिश की कि हमारा बिल्कुल बेस से हमने उठाया। जिस बच्चों को इंटरेस्टेड है तो आप अभी से कोर्स ज्वाइन करके कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि 15 अक्टूबर से ये क्लास ऐप के अंदर रेगुलर लाइव चलेगी, ठीक है। तो ये 2-3 डेमो वीडियोज मैं आपको अवेलेबल करवा दूं, काफी बच्चे जो कोशिश करें, बाकी सीनियर लेवल की वीडियोज भी आपको एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों हम एक बार वापस पीछे चलने की कोशिश करते हैं। आज की जो क्लास थी इनके अंदर हमने क्या पढ़ा, हमने बेसिक साइटोलॉजी, इससे पहले हमने बेसिक साइटोलॉजी इनके अंदर डिफरेंस क्रिएट किया था। फिर हमने जाना था कि रॉबर्ट हुक कहाँ के फादर, इंडियन के कौन फादर थे, ये सेल क्या चीज होती है, फिर सेल के बारे में डिस्कवर करने वाले रॉबर्ट हुक जी आए, फिर उसके बाद एंटन वॉन लेeuwenhoek आए, उसके बाद आपके सेल थ्योरी देने वाले, उसका फाउंडेशन देने वाले आए। इस तरीके से करते करते अलग अलग साइंटिस्ट आकर इन्होंने पूरी सेल का, तो ये समझ पा रहे हो, हमने एक अच्छे लेवल पर बेस क्लियर करके, कंसेप्ट क्लियर करके हमने बात की है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ सेल्स जानेंगे, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर के अंदर भी प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, फिर सेल की स्ट्रक्चर को पाएंगे। धीरे 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 हम माहौल को गर्म करते हुए सेशन को आगे बढ़ाएंगे और अच्छे तरीके से कवर करेंगे। जिसको भी पसंद आया है वो जरूर लाइक करना वीडियो को, और कमेंट करके जरूर बताना सर कैसी लगी। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, टाटा, लव यू टू ऑल माय डियर स्टूडेंट।